हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं परागण के बारे में। परागण क्या होता है, परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार का होता है, इसमें किस प्रकार के उदाहरण होते हैं, किस प्रकार के परागण से जो अलग अलग प्रकार के परागण होते हैं उसके किस प्रकार के उदाहरण हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं परागण के बारे में। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं कि क्या होता है परागण। कि पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो जो पराग कण बनते हैं उन पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण परागण कहा जाता है। अब परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परागण के प्रकार। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्वयुग्मन, ऑटोगेमी होता है। इसके बाद दूसरा प्रकार होता है सजात पुष्पी परागण, और तीसरा जो होता है पर निषेचन, जैसे पर परागण भी हम कहते हैं। तो इनके बारे में हम नोट्स के द्वारा पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इनको जो परिभाषित किया गया है, इनके जो उदाहरण हैं उनको हम नोट्स से देखते हैं कि पर निषेचन क्या होता है, सजात परागण क्या होता है, स्वयुग्मन परागण क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से परागण को बताया गया है। परागण किसे कहते हैं, तो हम देख चुके हैं कि पराग कोश से अवमुक्त होकर पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना या स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो जब पराग कण निकलते हैं और वो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण और पर निषेचन। स्वयुग्मन में क्या होगा, पुष्प एक ही होगा, उसी का ही परागकोश होगा और उसी का ही वर्तिकाग्र पर वो ट्रांसफर होंगे जो उसके पराग कण होंगे। तो किसी पादप के समान पुष्प के परागकोश व वर्तिकाग्र के मध्य जो परागण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्वयुग्मन परागण कहते हैं। पुष्प एक ही है, उसी पुष्प का जो वर्तिकाग्र होगा और उसी पुष्प का जो परागकोश होगा, उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलेंगे और वो परागकण कहाँ जाएंगे, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर। तो ऐसे परागण को हम कहते हैं स्वयुग्मन या ऑटोगेमी परागण। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनमें ये परागण होता है। दूसरा आप देख सकते हैं सजात पुष्पी परागण, जिसके अंतर्गत पादप एक ही रहेगा लेकिन इसमें अलग अलग पुष्पों और परागकोश और वर्तिकाग्र के मध्य परागण होगा। एक पुष्प का परागकोश हो जाएगा और एक पुष्प का वर्तिकाग्र हो जाएगा। इन दोनों में जो परागकोश से परागकण निकलेंगे वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इसी को हम कहते हैं सजात पुष्पी परागण। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब किसी पादप के भिन्न भिन्न पुष्पों के परागकोश व वर्तिकाग्र के मध्य परागण होता है उसे हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। इसमें पौधा एक ही रहेगा, प्लांट एक ही रहेगा, लेकिन उसमें उपस्थित पुष्प जो होंगे वो अलग अलग रहेंगे। एक पुष्प का वर्तिकाग्र ले लेंगे और दूसरे पुष्प का परागकोश या परागकण, और उनमें जो परागकण स्थानांतरित होते हैं दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, तो ऐसे परागण को हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि सजात पुष्पी परागण कार्यिकी रूप से पर परागण होता है वैसे, क्योंकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागकण जाते हैं, किंतु आनुवांशिक रूप से ये क्या होता है, स्वपरागण होता है, क्योंकि प्लांट क्या है, एक ही पौधा है, इसलिए ये आनुवांशिक रूप से क्या होता है, स्वपरागण होता है। उदाहरण है इसका उभय लिंगाश्रय जो पादप होते हैं, जिसमें एक पुष्प में नर भाग होता है और दूसरे पुष्प में क्या होता है, मादा भाग होता है। ऐसे पुष्पों में सजात पुष्पी परागण
पाया जाता है। तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर परनिषेचन। परनिषेचन में आप देख सकते हैं 2 प्लांट है, तो भिन्न भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य यह कार्यकी व आनुवंशिक रूप से पर परागण होता है। तो जब 2 अलग अलग पादप के पुष्पों के मध्य परागण होता है तो ऐसे परागण को हम परनिषेचन या पर परागण कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं उदाहरण क्या होगा, एक लिंगाश्रयी पादप, जिसमें एक पौधे में उपस्थित जो पुष्प होगा वो हो सकता है वो नर पुष्प हो, और दूसरे पौधे में केवल मादा पुष्प हो या मादा भाग हो। तो ऐसे पादपों में इस प्रकार का परागण होता है। तो जब भिन्न भिन्न पौधों के पुष्पों में परागण होता है तब उसे हम परनिषेचन कहते हैं या पर परागण कहते हैं। उदाहरण है इसका एक लिंगाश्रयी पादप। आगे हम देखते हैं इसमें, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पुष्प होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उन्मिल परागणी पुष्प, दूसरा होता है अनउन्मिल परागणी पुष्प। उन्मिल परागण पुष्प जो होते हैं ये अन्य पुष्पों की भांति क्या होते हैं, खुलते हैं या हम कह सकते हैं खिलखिलाते हैं। जो सामान्य रूप से जो पुष्प खिलते हैं उनके जैसे ही ये खुलते हैं, उन्हें हम कहते हैं उन्मिल परागणी पुष्प। जबकि अनउन्मिल परागणी पुष्प जो होते हैं ये पुष्प नहीं खुलते हैं, ये पूरी तरह से खुलते नहीं हैं। तो ऐसे पुष्प जो खुलते नहीं हैं उन्हें अनउन्मिल परागणी पुष्प कहते हैं, और जो सामान्य रूप से खुल जाते हैं, खिल जाते हैं, उन्हें हम उन्मिल परागणी पुष्प कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण लिख सकते हैं हाँ कि वायोला, जिसे हम सामान्य पेंसी कहते हैं, ऑक्सेलिस कोमेलिना जिसे कनकौवा कहते हैं, इत्यादि में दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें दोनों प्रकार के जो पुष्प हैं वो पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं पर परागण की युक्तियों के बारे में और स्वयुग्मन की युक्तियों के बारे में कि स्वयुग्मन क्यों होता है और पर परागण क्यों होता है या कब होता है स्वयुग्मन। तो आप देख सकते हैं जब पौधा द्विलिंगता हो पौधे में तो स्वयुग्मन होगा। कली परागण होता है, उसमें पुष्प किस प्रकार का होगा, अनउन्मिल परागणी पुष्प होगा। जब वो खुलेगा नहीं तो अंदर ही वर्तिकाग्र होगा और परागकोश होगा, तो वो ऑटोमेटिक ही उसमें कौन सा युग्मन हो जाएगा, स्वयुग्मन हो जाएगा। इसके अलावा स्वयुग्मन किसमें होता है तो परागकोश एवं स्त्री केसर के मध्य समकाल परिपक्वता हो। जब परागकोश जितना परिपक्व होगा उतना ही उसमें क्या हो, वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाए उसी समय। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे पुष्प जो होते हैं, उनमें कौन सा परागण होता है तो वो स्वयुग्मन परागण होता है, जिसमें साथ साथ दोनों का परिपक्वन होता है या परिपक्व होते हैं। तो ऐसे पुष्प जिसमें परागकोश और स्त्री केसर एक साथ समकालिक परिपक्व होते हैं तो उनमें स्वयुग्मन परागण होने के चांस ज़्यादा हैं या होता ही है, क्योंकि वो खुलते नहीं हैं और अंदर ही उनमें स्वयुग्मन हो जाता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि पर परागण के लिए क्या चाहिए, तो जब पौधा या पुष्प जो होता है वो एक लिंगता होगा तो वो फिर दूसरे पौधे के पुष्प के साथ क्या करेगा, परागण की प्रोसेस करेगा, क्योंकि एक पौधे से परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए तो एक लिंगता चाहिए। जो उन्मिल परागणी पुष्प होते हैं जो खुल जाते हैं उनमें पर परागण होता है। इसके अलावा विषम वर्तिका, विषम वर्तिका का अर्थ क्या है यहाँ पर, तो वर्तिका जो होती है वो पुंकेसर से बड़ी होती है, लंबाई में बड़ी होती है। तो ऐसे पुष्पों में भी क्या होता है, पर परागण होता है। इसके अलावा विषम काल परिपक्वता की वर्तिकाग्र जो पुंकेसर है वो तो परिपक्व हो गया, या जो वर्तिकाग्र है या वर्तिका जो है वो परिपक्व नहीं हुई है, तो ऐसे पुष्पों में क्या होता है, पर परागण होता है। विषम काल परिपक्वता होती है, एक चीज़ तो परिपक्व हो गई लेकिन दूसरी चीज़ परिपक्व नहीं हुई है।
तो ऐसे पुष्पों में पर परागण होता है। इसके बाद स्वनिपेचता या स्वबंध्यता। इसका अर्थ ये है कि पादप में समान पुष्प अथवा भिन्न भिन्न पुष्पों के मध्य परागण नहीं होता है। इसमें क्या होता है, विविधता उत्पन्न होती है। इसे हम क्या कहते हैं, स्व अनिपेचता या स्वबंध्यता। पादप में समान पुष्प अथवा भिन्न भिन्न पुष्पों के मध्य परागण नहीं होगा। तो एक ही पादप में जो पुष्प उपस्थित हैं अथवा भिन्न भिन्न पुष्प उपस्थित है उनमें परागण नहीं होगा, उसे हम कहते हैं अनिपेचता या स्वबंध्यता। आगे आप देख सकते हैं इसके क्या क्या लाभ हैं, स्वयुग्मन के लाभ और हानियाँ प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो इसमें स्वयुग्मन के लाभ क्या है, तो शुद्ध वंशक्रम बना रहता है, जैसा प्लांट है वैसा कैसे प्लांट दूसरा बन जाएगा। इसमें परागण नहीं कराना पड़ता है, ऑटोमेटिक इसमें परागण हो जाता है। तीसरा, बिना परागण कराए बीज की प्राप्ति इसमें हो जाती है, हमको आवश्यकता नहीं होगी परागण कराने की, ऑटोमेटिक परागण हो जाएगा और इसमें बीज भी बन जाएगा। इसकी हानियाँ कौन कौन सी है, तो आप देख सकते हैं इसमें विविधता नहीं उत्पन्न होती है, विकास नहीं होता है और अंतः प्रजनन अवसाद उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि बार बार स्वयुग्मन होगा तो कुछ न कुछ उसमें कमी रह जाती है, कुछ न कुछ उसमें कह सकते हैं कि कमी आ जाती है या फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है, अंतः प्रजनन अवसाद आ जाता है उसमें और विविधता नहीं होती है। जबकि आप पर परागण में देखेंगे इसके क्या क्या लाभ है, तो पर परागण में विविधता हमको मिलती है, अलग अलग प्रकार के पुष्प हमको दिखाई देते हैं, इससे वेरिएशन आता है, जो इसके जो बीज बनते हैं वो प्रबल बीज बनते हैं, अच्छे बीज बनते हैं। हानियाँ क्या है इसकी, तो इसमें परागण कराना पड़ता है, ऑटोमेटिक परागण नहीं होता है, परागणकारी की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होगी तभी परागण होगा, इसमें परागण हमको कराना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये पर परागण के लाभ है और ये पर परागण के हानियाँ हैं। आगे इसमें आप देख सकते हैं परागण के अभिकर्मक, तो किस प्रकार के अभिकर्मक होते हैं जो इसमें सहायता प्रदान करते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अजीवीय अभिकर्मक और दूसरा होता है जीवीय अभिकर्मक। इसमें सरल परागण के मौके क्या होते हैं, कम होते हैं। अजीवीय अभिकर्मक में बड़ी संख्या में परागकणों का निर्माण होता है, तो जब बड़ी संख्या में परागकण बनेंगे तो इसमें किस प्रकार का परागण होने के चांस होते हैं, वायु परागण होता है, जल परागण होता है। तो सफल परागण होने के इसमें मौके कम होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है अजीवीय अभिकर्मक के द्वारा। अजीवीय अभिकर्मक कौन से, वायु और जल। इधर आप देख सकते हैं कि जीवीय अभिकर्मक, इसमें परागण होने के अवसर जो होते हैं वो अधिक होते हैं, क्योंकि ये प्राणी परागण होता है, प्राणियों के द्वारा किया जाता है। अब इसमें कुछ परागण, वायु परागण के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं वायु परागण जो होता है एक अजीवीय अभिकर्मक में अधिक सामान्य होता है। अनावृत पुंकेसर, जिसमें अनावृत पुंकेसर होता है उसमें वायु परागण होता है। इसमें जो परागकण होते हैं वो हल्के व चिपचिपाहट रहित परागकण की आवश्यकता होगी। बृहद एवं पिच्छ वर्तिकाग्र होना चाहिए, बड़ा वर्तिकार की आवश्यकता होगी। पुष्प क्रम में बहुत सारे पुष्प गुच्छों में होना चाहिए। एक अंडाशय में एक बीजांड और घासों में अत्यधिक सामान्य है। वायु परागण किसमें होगा, जो घासें जो होती है घास, उसमें अत्यधिक ये वायु परागण ही होता है। इसके अलावा मक्के के जो फुदने होते हैं इसमें वृत्तिका एवं वृत्तिकाग्र परागकणों को पकड़ना, तो मक्के में जो होता है वो एक तरह से वायु परागण होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जल परागण, यह अधिक सामान्य नहीं है। केवल जो 30 वंश तक जो प्लांट्स हैं
जो मुख्यतः एक बीजी पत्री वाले होते हैं उन्हीं में क्या होता है, जल परागण होता है। कौन कौन से जल परागण के लिए, हाइड्रिला हो गया, वेलिस नेरिया हो गया, जूस्टेरा हो गया, समुद्री जो घास होता है उसमें किस प्रकार का परागण होता है, तो वो उसमें जल परागण होता है। आगे आप देख सकते हैं कि सभी जलीय पादपों में जल परागण नहीं होता है। जलीय पादप बाहर हाइसिंथ, जिसे हम कहते हैं जलकुंभी, एवं वाटर लिली, जल कुमुदनी में कीट अथवा वायु परागण होता है। तो जो वाटर लिली है और जलकुंभी है उनमें कीट अथवा वायु परागण होता है। जरूर नहीं है कि वो जलीय पादप है तो उसमें जल परागण ही हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। आगे आप देख सकते हैं जल परागित पुष्पों के परागकण श्लेष्मी आच्छाद से घिरे होते हैं। श्लेष्मी आच्छाद का अर्थ क्या होता है, गीले होने से बचाया जा सके, मतलब ऊपर उसमें कोई आवरण होता है तो वो गीले नहीं होते हैं, गीला होने से वो बच जाते हैं। आगे आप देख सकते हैं इसमें जल परागण में बही जल परागण होता है और अंतः जल परागण होता है। एक जल के ऊपर होता है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, उसमें वृत्तिका जो होती है वो लंबी हो जाती है, जल की सतह पर आ जाती है, और यहाँ पर ये जो परागकण है वो आकर वृत्तिका आकर पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का परागण होता है। तो जल के ऊपर या सतह पर जब परागण होता है तो उसे बही जल परागण कहते हैं। उदाहरण है इसमें वेलिस नेरिया। इसी प्रकार अंतः जल परागण, जल के अंदर, तो उसका उदाहरण है जूस्टेरा में। इस प्रकार जल के अंदर ही उसमें क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। इसके अलावा प्राणी परागण जो होता है किस किस की सहायता से होता है, तो बर, कीट, शलभ, छिपकलियों के द्वारा, लीमर के द्वारा, सांप के द्वारा, चमगादड़ पक्षी के द्वारा, इनके द्वारा होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें कि प्राणी परागण में कीट परागण सर्वाधिक सामान्य होता है। सबसे ज़्यादा जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है। कीट जो होता है, कीट परागित पुष्प की पहचान, क्या क्या पहचान होगी जिसमें कीट के द्वारा परागण होगा, तो पुष्प क्या होंगे, बड़े होंगे, बड़े छोटे हैं तो पुष्प क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो बड़े पुष्प हों, छोटे पुष्प हों, उनमें पुष्प क्रम में वो व्यवस्थित हैं तो उसमें कीट परागण होगा। पुष्प क्या होना चाहिए, सुगंधित व रंगीन होना चाहिए, मकरंद से भरपूर होना चाहिए, मतलब उसमें पुष्प रस होना चाहिए। इसके अलावा वो क्या होना चाहिए, चिपचिपा परागकण उसका होना चाहिए। तो यदि ये परिस्थितियां हैं तो उनमें कीट परागण होने के ज़्यादा चांस है। इसके बाद कीट परागण में मक्खी परागण अधिक सामान्य है। सबसे सामान्य कीट परागण किससे होता है, मक्खी के द्वारा होता है। और मक्खी एवं भृंग परागित पुष्प मलिन गंध वाले होते हैं। जो मक्खी द्वारा और भृंग के द्वारा जो परागण होता है, वो जो पुष्प होते हैं वो मलिन गंध वाले पुष्प होते हैं। उनमें इस प्रकार का मक्खी और भृंग के द्वारा परागण होता है। इसके बाद परागण पारितोषिक। परागण पारितोषिक का क्या अर्थ है, तो जब परागण करता है कोई भी कीट या कोई भी प्राणी तो उसको उसके बदले में क्या प्राप्त होता है, तो परागण के बदले परागकारी को दिया जाने वाला जो उपहार होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परागण पारितोषिक कहते हैं। उदाहरण परागकण, मकरंद, अंडे देने की जो जगह होती है वो किसी कीट को या मक्खी को इनको मिल जाती है। मकरंद मिल जाता है, परागकण खाने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो परागण करने वाले जो जैवी जो घटक होते हैं उनको इस प्रकार से सुविधा प्राप्त हो जाती है, इसलिए वो क्या करते हैं, परागण कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एमोर्फोफिलस जो होता है सबसे लंबा पुष्प होता है ना, तो उसमें अंडे देने की जगह मिल जाती है। तो किसी मक्खी को या कीट को क्या हो जाता है, उसको अंडे देने की जगह मिल जाती है क्योंकि सबसे लंबा पुष्प है। तो इस कारण से
जो कीट होगा या जो मक्खी होगी वो वहाँ का जो पुष्प है वो उसके पराग कोश पर आकर बैठेगी, तो वहाँ पर वो अपने अंडे को छोड़ सकती है। इसी प्रकार प्रोनुबामात है ना, तो इसमें परागकण होता है युग का, और इसको क्या मिल जाता है, अंडे सहने की जगह मिल जाती है इसमें। तो इस प्रकार परागण पारितोषिक जो होता है, ये जब कोई कीट परागण करता है तो क्या करता है, उसके बदले में उसको क्या मिलता है, तो उसको अंडे देने की जगह मिल जाती है, परागकण खाने की जगह मिल जाती है, मकरंद खाने की जगह मिल जाती है, या मकरंद का उसका उपयोग कर सकता है वो, तो ये चीज़ें उसको मिल जाती है। इसी कारण से ये परागण करते हैं। इसके अलावा पराग चोर किसे कहते हैं, तो बिना परागण के परागकण मकरंद का उपभोग करते हैं। तो पराग चोर किसे कहते हैं, वो परागण नहीं करेंगे लेकिन क्या करेंगे, बिना परागण के वो परागकण को खा लेंगे, मकरंद जो होता है उसका उपभोग कर लेंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पराग चोर कहते हैं। जो बिना परागण के परागकण और मकरंद का उपभोग करते हैं उन्हें हम पराग चोर कहते हैं। तो आज हमने परागण के बारे में पढ़ा है। यदि इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।